नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में वॉल्यूमेट्रिक के आपको एन फैक्टर्स के बारे में जानकारी दी थी। तो हर टाइप के एन फैक्टर्स को आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर रहे थे, चाहे वो एसिड का एन फैक्टर हो, बेस का एन फैक्टर हो, सॉल्ट का है एन फैक्टर, या किसी रेडॉक्स वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में एन फैक्टर। तो सभी केसेस मैंने लास्ट की वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम उसका एप्लीकेशन पढ़ने की बात करेंगे और टाइट्रेशन की बात भी करेंगे। तो टाइट्रेशन की बात बाद में, बट पहले अब हम पूरी बातें क्या समझ पा रहे हैं। हमारे पास दो टर्म है। इससे पहले तक हम लोग क्या करते थे, W/M, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। मोल्स की जहां तक आप बात करते हैं तो वो ग्राम वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ग्राम वेट मैंने बता दिया, तो यहाँ हम पढ़ते हैं ग्राम वेट अपॉन में एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट लिख सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस रेशियो को दरअसल हम लोग नाम देते हैं मोल्स। मोल कॉन्सेप्ट में हमने इसका बहुत यूज किया है। मोल पे सब कुछ बातें मोल कॉन्सेप्ट से करते हैं। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे एक और बात आ जाएगी अब, W/E, दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट। इस टर्म का नाम क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, या कई बार इक्विवेलेंट ही केवल लिख देते हैं। तो बोला गया ग्राम वेट में अगर आप इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देते हैं, इक्विवेलेंट वेट को, तो एक नया जो टर्म आता है उसको हम नाम क्या देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। या ग्राम इक्विवेलेंट की जगह इक्विवेलेंट भी टर्म यूज होता है। तो थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करें तो W/E की जगह M इंटू एन फैक्टर आप लिख सकते हो। समझ में आई बात। अब भाई हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, E इक्वल टू M/n फैक्टर, पूरा यही तो पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। तो अगर आप इस वैल्यू को यहां रख दें तो यहां भी ये क्या है, अल्टीमेटली मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि मोल और एन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है, और अगर मोल्स के बारे में बात करें तो W/M। तो ये दोनों पैरेलल बातें हैं। इस चैप्टर में खासकर हम बात करेंगे W/E की, यानी ग्राम इक्विवेलेंट की। हम इस चैप्टर में मोल्स की बात कम करते हैं। मोल्स की बात हम बेसिक जो चैप्टर होता है, मोल कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इसका यूज नहीं होगा, बट इसके रेफरेंस में हम क्वेश्चन नहीं करते, हम मेन इस पे बात करते हैं। एक बात जरा ध्यान दो, एक टर्म हम लोगों ने मोलैरिटी का पढ़ा था। एक सोल्यूशन बनाया था, इसकी कंसंट्रेशन लिखा था मोलैरिटी। मोलैरिटी में हम क्या पढ़ते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन ये हम लोगों ने पढ़ा है, which is also calculated as W into 1000 upon M into V in ml। ये पढ़ा है हम लोगों ने। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पर हम बात दूसरी करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे ही कंसंट्रेशन यूनिट की जिसका नाम नॉर्मेलिटी है। यहाँ हम बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो मतलब देखो चेंजेस क्या है, यहाँ मोल्स लिखे जाते हैं 1 लीटर में, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट लिखे गए। तो यहाँ नॉर्मेलिटी फॉर्मूला आता है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V इन ml। तो ये फॉर्मूला आ गया। बट एक बात जरा ध्यान दो, M और N में तो रिलेशन है ऑलरेडी। कैसा भाई, N में ये अगर हम E की जगह क्या लिख दें, जैसे मैं इसको आगे चेंज कर रहा हूँ, E की जगह मैं अगर M इंटू में N फैक्टर लिख देता तो ये रिलेशन बड़ा आसानी से यहाँ पे ये आ जाता, नॉर्मेलिटी इक्वल टू N फैक्टर इंटू M, ये आ जाता। तो किसी भी सोल्यूशन में नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, N फैक्टर और मोलैरिटी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। एक बात हो गई मोल की, और मोल को लेकर सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में मोलैरिटी बोला जाता है। बट उसी 1 लीटर सोल्यूशन में अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट लिख देते हैं, W/E लिख देते हैं, तो उसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो ये फैक्ट है पहले। अब दोनों चीजों को हमें चलना है, लेकर
अब हमारा फोकस इस पे ज्यादा रहेगा और इसीलिए मैंने एन फैक्टर आपको बहुत डिटेल बताया। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। तो देखो जरा ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोगों ने कैसे कैसे लिखा है। एक तो W/E इज द ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही। इसके अलावा हम इसको मोल्स इनटू एन फैक्टर की तरह लिख सकते हैं। कहीं पर अगर मोल और एन फैक्टर है तो आप ये भी ग्राम इक्विवेलेंट की तरह लिख सकते हैं। और तीसरा पार्ट है नॉर्मेलिटी वाला, जरा फॉर्मूला लिखते हैं, W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, ये लिखा था हम लोगों ने। तो यहाँ से W/E को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम N इंटू V इन ml बाई 1000 लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ग्राम इक्विवेलेंट, N इंटू V बाई 1000। अच्छा, यहाँ केवल NV को, केवल NV को अगर आप बात करें तो इसका नाम होता है मिली इक्विवेलेंट। जैसे मिली मोल्स होता है ना, वैसे मिली इक्विवेलेंट इसको बोल सकते हैं आप। तो ये ध्यान रखिएगा। तो केवल इतने पोर्शन को मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो और ग्राम इक्विवेलेंट तो आपको पता ही W/E को ही बोलेंगे। तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने के तीन तरीके हैं भाई, W/E, मोल्स इनटू एन फैक्टर और NV/1000। तब आपके दिमाग में होगा कि हम बार बार ग्राम इक्विवेलेंट को इतना फोकस्ड क्यों कर रहे हैं। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको केवल कॉन्सेप्ट के नाम पर एक ही बात याद रखनी है और वो है ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टाइट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिकली टाइट्रेशन का क्या मतलब है। तो टाइट्रेशन का मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल है। क्या है जरा समझो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, एक कोई गिवन सोल्यूशन है। अच्छा, सोल्यूशन में अगर आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों अगर डेटा पता है तो आप इसको बोलते हैं कि ये नोन सोल्यूशन है, मतलब हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नोन सोल्यूशन है, जान रहे हैं हम इसमें। अच्छा, कंसंट्रेशन पता होने का मतलब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, बाई वेट कंसंट्रेशन, जितने भी तरीके हम लोगों ने कंसंट्रेशन के पढ़े उनमें से कुछ भी पता हो और वॉल्यूम पता हो, तो अगर ये दोनों डेटा पता है तो आप उसको बोलते हैं नोन सोल्यूशन। अच्छा, इन दोनों डेटा में से कोई अगर मिसिंग है एक, तो उसको हम बोलेंगे अननोन सोल्यूशन। आपके पास एक और सोल्यूशन है जिसको हम अननोन सोल्यूशन बोल रहे हैं। ये अननोन किस सेंस पे है भाई, इफ एनी वन डेटा इज मिसिंग, यानी चाहे तो उसका कंसंट्रेशन मिसिंग हो या उसका वॉल्यूम मिसिंग होगा, तो उसको हम नाम क्या देंगे, अननोन सोल्यूशन। तो टाइट्रेशन इज द टेक्निक, टाइट्रेशन इज द मेथड। और कौन सा मेथड है कि हम क्या करेंगे, इस अननोन सोल्यूशन के डेटा को पता करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन। तो जो मेथड, जो प्रोसेस होता है, इसका नाम होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेट करना, हम टाइट्रेशन करने का क्या मतलब निकालेंगे कि हमारे पास एक अननोन सोल्यूशन होगा और उसमें से जो मिसिंग डेटा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, किसी दूसरे सोल्यूशन से, जो नॉन सोल्यूशन है, जो हम जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं, जिसका डेटा हर एक पता है, उसकी हेल्प से हम किसी अननोन सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोसेस को टाइट्रेशन बोलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम आखिर कैसे, क्या हम पूछ थोड़ा लेंगे उससे, भाई बता दो इसका क्या वैल्यू है, वॉल्यूम क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो कोई तरीका होगा। तो टाइट्रेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों सोल्यूशन मस्ट बी रिएक्टिव, आपस में रिएक्शन करते होंगे ना, आपस में उनका कोई रिलेशन होगा, तभी तो वो बता पाएगा ना भाई हमारे बारे में ये है तो इसके बारे में ये होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा दोनों सोल्यूशन का। और दोनों अगर सोल्यूशन आपस में रिएक्शन करते होंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये रिएक्शन, ये दोनों सोल्यूशन आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं तो इट मस्ट बी रिएक्टिव, मस्ट बी रिएक्टिव। अगर ये आपस में रिएक्टिव नहीं होंगे तो आप बता ही क्यों पाएगा वो, है ना, जब उसको कोई लेना देना ही नहीं होगा उससे तो बता नहीं सकता। तो अब बात कुल मिला के यहाँ पे आ गई कि एक सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन आपस में रिएक्शन करना चाहिए। और मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि किन्हीं भी दो सब्सटेंस के रिएक्शन करने के दो लॉजिक होते हैं। कौन कौन सा, एक एसिड बेस और दूसरा रिडॉक्स।
अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो या तो वो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे रिएक्शन करेंगे या तो रेडॉक्स पे करेंगे। तो इसीलिए टाइट्रेशन भी बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं, एक एसिड बेस टाइट्रेशन होता है और दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब देखो, इसीलिए टाइट्रेशन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, और दूसरा क्या होगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन। मतलब या तो वो ये दो जो सोल्यूशन आप बात कर रहे हो, या तो वो एसिड बेस होगा तो आपस में रिएक्शन होगा तो उसका बता सकते हैं आप, और या तो वो रिडॉक्स होगा। याद आया? अब जरा बात समझो, इसीलिए टाइट्रेशन बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि टाइट्रेशन की और बहुत सारी हेडिंग रहती है, जैसे बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड डिफरेंट ऑल अदर। ये सब क्या है फिर? तो ये भाई इन्हीं सब के एग्जाम्पल्स है। इनका कोई टाइट्रेशन का तो ओरिजिनल मतलब दो ही होता है, एसिड बेस या तो रेडॉक्स। अब बाकी बचे हुए जो टाइट्रेशन के टर्म यूज होते हैं, चाहे वो आयोडोमेट्रिक हो, बैक हो, डबल हो, ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है इन्हीं टाइट्रेशन के। तो ये शायद बात क्लियर हो पाई होगी आपको टाइट्रेशन हम क्या करते हैं। अब एक बात जरा समझो, दोनों रिएक्शन तो करते होंगे, तो उसके बेसिस से बता देते हैं, लेकिन कैसे बताते हैं थोड़ा इसको हम और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे एक और टर्म पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या मतलब है इसका, जरा देखो। बोला गया एक सब्सटेंस ए, दूसरा बी, सी और डी ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो मान लीजिए 2a प्लस बी प्लस यहाँ 3c और ये डी मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो एसिड बेस हो या रेडॉक्स हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच reactant and product, number of moles of each reactant and product in reaction may be different or same, different और same। मतलब जो ये आप मोल्स देखते हो ना, इसके 2 मोल हो सकता है, इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल मिला, इसका 1 मोल मिला, तो ये सब किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता है। बट द ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान से समझिएगा जरा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ each reactant and product, each reactant and product is always same। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। एक तरीके से देखा जाए तो इसी लाइन से केवल पूरा टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा। क्या बात बताइए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप पढ़ते हो तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, किसी का 5 मोल, किसी का 10 मोल, किसी का 12 मोल बन रहा होगा, ऐसा हो सकता है। बट हमेशा उसमें से जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल रिएक्शन करेंगे और इक्वल बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बात को मैंने लिख तो लिया, थोड़ा समझ भी लेते हैं कि ऐसा कैसे। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, H2SO4, 2 टाइम्स ऑफ NaOH रिएक्शन करता है, Na2SO4 बना और यहाँ पे वाटर बन गया। अब जरा समझिएगा, यहाँ मोल कितना है H2SO4 का, 1, यहाँ मोल कितना है 2, यहाँ कितना है 1 मोल, ये 2 मोल, ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है, मोल के बारे में सब पता है। अब जरा ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं किसका, H2SO4 का। कैसे निकलता है, 3 तरीका, W/W तो दे रखा है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल कितना है 1, एन फैक्टर H2SO4 है, सल्फेट बन रहा है, कितने H रिप्लेस किया 2, कितना आ गया 2 आ गया। इसके निकाल लो, मोल्स 2 इंटू एन फैक्टर 1, कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर चार्ज कितना होगा 2, तो यहाँ भी देखो 2 आ गया। तो दिख रहा है कुछ, ये रिएक्टेंट ये सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, बराबर। इसी कॉन्सेप्ट को आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। और
हमें पूरे टाइट्रेशन के दौरान बस इस पॉइंट को ही दिमाग में रखना है और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि हमारे पास एक M/5 HCl का 200 ml सोल्यूशन है और इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए N/2 NaOH का कितना ml लगेगा फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब HCl और NaOH रिएक्शन कर रहा होगा, तो आप लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। और देखो जब भी ये लिखो तो उसके बाद तुरंत ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने के तरीके। अब आपको पता है मोलैरिटी लिखा है यहाँ पे, तो नॉर्मेलिटी और n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो मोलैरिटी आ जाएगी, वो भी तो 1 होगा, 1/5 ही तो आएगा, नॉर्मेलिटी 1 है। और यहाँ भी नॉर्मेलिटी, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो NV/1000, तो आप दोनों साइड NV लिखोगे तो N1 V1 N2 V2 लिख सकते हो आप, मिली इक्विवेलेंट भी बराबर कर सकते हैं। N कितना है 1/5, वॉल्यूम कितना है 200, N2 कितना है 1/2, वॉल्यूम कितना है V, तो यहाँ से V की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा ये, चलो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 40, तो ये आ गया 80 ml, मतलब 80 ml लगेगा NaOH का। तो ये सिंपल सा टाइट्रेशन का एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो देखो क्वेश्चन का तो अब लिमिट नहीं है, बहुत सारी जगह आप सोच सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बट लॉजिक आपका बहुत डिफाइंड है, केवल इतनी बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। नोट करिए, फिर मैं और आगे बात करता हूँ। चलिए, तो मैं अब छोटे छोटे क्वेश्चंस पे और बात कर लेता हूँ। देखो जैसे मेरे पास मान लीजिए, मैं बस देखो मेन बात है, आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी सब खत्म, क्वेश्चन बस ही सबसे ज्यादा आपको याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास M/5 HCl का 200 ml सोल्यूशन है, एसिड है। अच्छा मोलैरिटी तो मैं इसलिए दे देता हूँ ताकि आप कुछ और चेंज करें, नॉर्मेलिटी चाहिए। इसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट का कितने ग्राम मिलाना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेस होगा, तभी तो मिला रहे हैं ना, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अच्छा ये कार्बोनेट है तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। अब देखो ये सब आपको बहुत परफेक्टली जानना चाहिए। इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी 1/5 आएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यही लिखेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे इसका, W/E, E इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, इधर कैसे लिखा जाएगा, इधर देखो सोल्यूशन के फॉर्म में, तो N इंटू V/1000, अब दोनों साइड बराबर नहीं करेंगे आप, N इंटू V/1000 मतलब N 1/5, V कितना 200 ml डिवाइड बाई 1000, तो ये 5, तो यहाँ से W, अच्छा इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास होता है 100 और इसका एन फैक्टर 2, तो ये ऐसे आ गया, ये 1/25, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ W की वैल्यू कितनी आ गई 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलाना पड़ेगा जिससे कि ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास N/10 HCl है, इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड का कितना वेट लेंगे, तो ये भी तो बेस है, अभी दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, इसका 100 ml है, निकाल लोगे। तो ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं डिस्कस करूं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं और आगे बात करता हूं।
चलिए, अच्छा अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं। जैसे बोला गया कि हमारे पास N/5 HCl का 200 ml है, ठीक है। इसको क्या करता है कि इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 180 ग्राम है, ये इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। इम्प्योर सैंपल है ना, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है। तो आपको परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बताना है इसके अंदर। तो हमें ये 180 ग्राम में कुछ इम्प्योरिटी भी होगी, तो W ग्राम मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट होगा। एक बात ध्यान रखो, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा होगा? वो तो केवल कैल्शियम कार्बोनेट करेगा ना, इम्प्योरिटी थोड़ा करेगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? W वेट माना हमने, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैसे लिखोगे? 1/5 इंटू में 200 ml डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ 1/5 25, तो W/50 इज इक्वल टू 1/25। तो यहाँ से 2, W की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम आपको मिला यहाँ पे, ठीक। अच्छा 2 ग्राम क्या है इसके अंदर पूरा 180 में, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? 2 ग्राम था, नीचे टोटल कितना था? 180 इंटू 100, तो बेकार का मटेरियल था भाई, बहुत कम परसेंटेज आपको मिला। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, समझ रहे? तो एसिड बेस टाइट्रेशन को लेकर बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे नाउ मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड having weight mass 160 gram is completely neutralized by N/2 HCl 100 ml solution. Find the percentage of calcium carbonate and percentage of calcium chloride. अब इसको थोड़ा समझिएगा। अब मैंने एक तरीके से दोनों का मिक्सर लिखा, तो पहले तो हमको ये भी याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए बेसिक लेवल पे कि कौन किससे रिएक्शन करेगा। आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड का कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ये न्यूट्रल है। तो रिएक्शन किसका होगा? बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का। मैं इस पे बात पे थोड़ा डिटेल और बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल समझ लो कि ये कैसा है? न्यूट्रल। अब जरा बात समझिएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। मतलब HCl को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा होगा? केवल ये कर रहा होगा, इसका कोई रोल नहीं है, केवल इसके साथ मिक्स है एज ए इम्प्योरिटी मान लो, है ना। इसके लिए तो इम्प्योरिटी हो गया। तो अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट मतलब W/50, वो तो सब वैसे ही लिखोगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना? 100 डिवाइड बाई 1000, 1/10। तो W की वैल्यू क्या आ गई? 50/20, तो दिस इज 5/2 यानी 2.5। तो समझ गए बात? तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? 2.5 डिवाइड बाई 160 इंटू 100। समझ में आई बात? और बाकी कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या करोगे? 100 से माइनस कर दो। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आप किसी भी एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको बस करना यही सब होगा। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि कौन किसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, और उसी के बेसिस पे आप ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इसको यहीं पे एंड कर लेते हैं हम लोग। एसिड बेस टाइट्रेशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, और फिर मैं अगली क्लास पे आके इसके और आगे लेवल पे बात करूंगा। रेडॉक्स के कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे टाइट्रेशन में हमें कॉन्सेप्ट नया नहीं कुछ करना होगा, तरीके थोड़े बदलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की।